हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आइज के करंट अफेयर्स जो कि हमारे दिसंबर मंथ की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी इन्वायरमेंट लेसन के साथ। फर्स्ट टॉपिक आ चुकी है कल आपकी, जिसमें कि हमने यहाँ पे 3 आर्टिकल को डिस्कस किया था। इंडियाज़ क्लाइमेट परफॉर्मेंस, सेकेंड वन इज़ इमिशंस कैप रिपोर्ट एंड थर्ड वन इंडोर एयर पॉल्यूशन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एमोनिया पॉल्यूशन के साथ, देन यहाँ पे कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट की तरफ बढ़ेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि वाटर चैलेंजेस जो एग्रीकल्चर में है उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2-3 टॉपिक देख लेंगे, ज़्यादा लेंदी तो नहीं है लेकिन हाँ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। एक जो है यहाँ पे फॉरेस्ट राइट वाली आर्टिकल जो है ये थोड़ी लेंदी है, तो आई थिंक कि 2 ही आर्टिकल मैं आज डिस्कस कर पाऊँगी। देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज कुछ ऐसे खास क्वेश्चंस तो थे नहीं, कल हम लोग ने सिर्फ पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। देखिए पॉल्यूशन से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आती है और कितने सिंपल आते हैं। अगर आप बेसिक समझ रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको परेशानी नहीं होगी। ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग: कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। इनमें से कौन से है जो कि इमिशंस होती है जिसकी कोल कंबशन से, वो भी थर्मल पावर प्लांट से। तो थर्मल पावर प्लांट में कोल कंबशन से किसकी इमिशन होती है? वन ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर कल हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे तो फिर मैं यहाँ पे इसके आंसर बताऊंगी। सेकंड क्वेश्चन भी लेते हैं जो कि 2011 में ही पूछा गया था। ये भी आप देख सकते हो, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें पूछी गई है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिसेंट पास्ट में ये देखने को मिला है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है वो एटमॉस्फेयर में ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण बढ़ रहा है, बट लॉट ऑफ इट डज नॉट रिमेन इन द लोअर एटमॉस्फेयर। बहुत सारे ऐसे भी है जो कि लोअर एटमॉस्फेयर में नहीं है। क्यों नहीं है, इसका आंसर आपको बताना है। क्योंकि ये आउटर स्ट्रेटोस्फेयर में स्केप हो जाता है, या फिर यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन से ये फोटोसिंथेसिस होता है ओशन में, या फिर ट्रैप होती है एयर, वो भी पोलर आइस कैप्स में। तो इसमें से कौन से करेक्ट है ये आपको बतानी है। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड ओनली। ठीक है, और ये तो रही आपकी 2 क्वेश्चन, तो कि जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब है यहाँ पे जो हम लोग की टेस्ट सीरीज चल रही है, उससे आज के लिए आप लोग क्वेश्चन देख लो कि क्या आप लोग को लिखना है। GS1 की है और मेनली यहाँ पे आपका मॉडर्न इंडिया से है, और साथ ही साथ आपकी मॉडर्न इंडिया से है, वर्ल्ड हिस्ट्री से है, और एक सोसाइटी से क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, इसको कहा जाता है कि एक न्यू डायरेक्शन हमारे स्ट्रगल में मिला ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में। तो इसको एनालाइज करना है। इट मीन्स कि आपको पूरी तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड वॉर सेकंड का एंड हुआ था, इससे एक न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर निकल कर आया। तो वर्ल्ड वॉर जो सेकंड यहाँ पे एंड हुआ था, उससे काफ़ी चीज़ें न्यू हम लोग को देखने को मिला, तो उसके बारे में आपको एग्जामिन करनी है। थर्ड है कि जो शिमला एग्रीमेंट है 1972 का एंड लाहौर डिक्लेरेशन है 1999 की, ये 2 आपकी माइलस्टोन है जो कि हिस्ट्री में जानी जाती है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। एंड फोर्थ वन इज़ कि सोशल सिक्योरिटी शुड नॉट ओनली इन्वॉल्व इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बट ऑल्सो सोशल एम्पावरमेंट। यानी कि सोशल सिक्योरिटी की जो हम लोग बात करते हैं, वो सिर्फ यहाँ पे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करने से ही नहीं है, बल्कि सोशल एम्पावरमेंट करने से भी होगी। तो इसके बारे में इस कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको डिस्कस करनी है। आई होप कि आपको ये 4 क्वेश्चंस पूरे क्लियर होंगे। ज़रूर लिखिएगा, और अगर जो भी बच्चे हमारे इनिशिएटिव के साथ नहीं जुड़े हैं और वो जुड़ना चाहते हैं, तो वो हमें ईमेल कर सकते हैं rishikacs77@gmail.com। इसके थ्रू आप लोग को बताया जाएगा कि क्या प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे जो मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, हमारी ग्रुप है, उसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए आइए आज हम लोग अपने आर्टिकल पे वापस चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एमोनिया पॉल्यूशन के साथ। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली एमोनिया ये देखने को मिला कि जो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड है, इससे गैस लीक हुआ है, एमोनिया गैस लीक हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ पे था ये यूनिट? ये यूपी के प्रयागराज में था। तो इसलिए ये एमोनिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ चुका है। अमोनिया की यहाँ पे केमिकल फार्मूला क्या होती है? तो NH3 है। ये एक तरीके का कलरलेस है, यानी कि इस गैस की कोई कलर नहीं होती, हाई रिएक्टिव है, तुरंत ये रिएक्ट कर जाता है, और अल्कलाइन गैस, सॉल्युबल अल्कलाइन गैस है। साथ ही साथ आप देखोगे कि ये नाइट्रोजन साइकिल में ये कॉन्स्टिट्यूट होता है, और जिसके कारण हमारे इकोसिस्टम में ये एडवर्सली अफेक्ट करता है। सोर्सेज क्या है, इमिशन कैसे होती है? तो सबसे ज़्यादा इमिशन हमारे एग्रीकल्चर में होता है अमोनिया का, जिसमें कि एनिमल हस्बेंड्री है, NH3 बेस्ड फर्टिलाइज़र एप्लीकेशंस दिया जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसकी इमिशन होती है। कुछ और सोर्सेज आप देखो तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में होती है, कुछ व्हीकुलर एमिशंस में होती है, कुछ वॉलेटाइलाइजेशंस होती है सॉइल और ओशन से, या फिर ऑर्गेनिक जो कचड़े हैं उसके डिकम्पोज करने से होता है, जंगलों में आग लगने से होती है, या फिर एनिमल और जो ह्यूमन वेस्टेज है उसमें से भी आपको यहाँ पे अमोनिया का
इमिशन देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस से के थ्रू भी आपका एमोनिया का यहाँ पे जो इमिशन है वो देखने को मिलेगा। तो ये सारे कुछ ऐसे सोर्सेज है जिससे कि आपको ध्यान रखनी है। एमोनिया जो है वो लिक्विड फॉर्म में आपका हाई प्रेशर के थ्रू, हाई प्रेशर के अंडर इसको स्टोर किया जाता है, और गैसेस फॉर्म में होता है लो टेम्परेचर में। तो ये दोनों याद रखना है कि एमोनिया जो है वो हाई प्रेशर में आपका जो है लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता है, और गैसेस फॉर्म में अगर इसको स्टोर करके रखना है तो वो हम लोग को लो टेम्परेचर में रखना है। ठीक है। एमोनिया की बात करें तो ये नेचुरली हमारे बॉडी में भी पाया जाता है, और किडनी के द्वारा जो है इसको सिक्रीट किया जाता है। यानी कि हमारे बॉडी में अगर एमोनिया ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो हमारे किडनी उसका छन्नी का काम करते हैं। जैसे आप लोग चाय पीते हो तो चाय को छानते हो ना, तो छन्नी हमारे बॉडी में जो गंदी पानी है और गंदगी है उसको पानी के थ्रू जो है किडनी छान करके वो हमारे यूरिन के थ्रू पास आउट करा देता है। तो वैसे ही ये आपका एमोनिया भी होता है कि अगर एक्सेस हो गया हमारे बॉडी में तो वो निकल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एमोनिया इतना ज़्यादा टॉक्सिक है तो सिर्फ खराब ही है, इसकी कुछ यूजेस भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि फर्टिलाइज़र्स जो बनते हैं, ठीक है, जो जिस तरीके का फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर में, तो फर्टिलाइज़र्स बनाने का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही प्लास्टिक्स के फॉर्मेशन में सिंथेटिक फाइबर हो गया, डाइज हो गया, कुछ अदर प्रोडक्ट्स हो गया जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में एमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ आप देखो कि फर्टिलाइज़र्स के मैन्युफैक्चरिंग में तो है ही, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है ये, और क्योंकि यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट को बनाने में एमोनिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसलिए आप देखो कि यहाँ पे हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो है ना वो आज की डेट में एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा आप सोर्स कह सकते हो जहाँ से जो ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे अमोनिया पॉल्यूशन जो है हमारे इन्वायरमेंट को और ह्यूमन बींग को अफेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहला है कि हमारी जो डिमांड है फूड की, तो हम लोग जो खाना खा रहे हैं, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि एग्रीकल्चर में अगर हम लोग फर्टिलाइज़र्स के तौर पर इस अमोनिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशंस, कुछ कॉन्सेंट्रेशंस हमारे फूड में भी मिल जा रही है। ठीक है। और वही फूड हम लोग जो है डायरेक्टली खा रहे हैं, तो उसी फूड के थ्रू अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशंस हमारे बॉडी में अंदर जा रहा है। ठीक है। और वही अमोनिया के कंसंट्रेशंस अगर वो फूड एनिमल्स खा रहे हैं तो उनके बॉडी के अंदर जा रहा है। तो इस तरीके से अमोनिया हमारे बॉडी में पहुंच रहा है। ठीक है। अब आप लोग देखो यहाँ पे कि क्लाइमेट चेंज हो सकता है, इससे अफेक्ट कैसे हो रहा है। तो आज के डेट में आपको जो क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में अमोनिया का एक्सेस होना, ज़रूरत से ज़्यादा होना, जिसके कारण नाइट्रिफिकेशन या डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन साइकिल आप लोग ने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। तो जो नाइट्रिफिकेशंस है, नाइट्रोजन का यहाँ पे बढ़ जाना, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसेज़ की इमिशंस होती है। जैसे ही ग्रीन हाउस गैसेज़ की इमिशन ज़्यादा होगी उस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, और ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्लोबल टेम्परेचर अगर बढ़ रही है तो हमारा डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज होगा। ठीक है। एयर पॉल्यूशन भी है। जैसे आप देखते हो कि अमोनिया जो गैसेस फॉर्म में है वो दूसरे ऑक्साइड्स के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, और वो एटमॉस्फेयर में जो है पूरी तरीके से बिखर जाते हैं, और एक तरीके का पॉल्यूटेंट होता है जिसको कि हम लोग पीएम, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 कहते हैं। ये बहुत ही छोटी छोटी कण होती है अमोनियम साल्ट का, जो कि फर्दर इसके कारण आप देखोगे कि हेज लाइक कंडीशन होती है, यानी कि हेजी हेजी हो जाता है कंडीशन, जिसमें कि इन्वायरमेंट में कुछ भी ज़्यादातर आपको विजिबल नहीं होगा, जैसे फॉगी वेदर भी आप लोग कह सकते हो। ठीक है। वाटर पॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि आप लोग देखते हो कि अमोनिया कंटामिनेशन भी हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ रखा है। तो अमोनिया जो है ना वो जब पानी के साथ मिल जाता है तो ये काफ़ी टॉक्सिक हो जाते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो पानी में रहने वाले मछली और जो भी यहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। तो अमोनिया जो है वो यहाँ पे हार्मफुल अल्गल ब्लूम्स भी, यहाँ पे जो अल्गल ब्लूम्स होते हैं, जो आप लोग देखते हो कि ग्रीन ग्रीन जो है वो एल्गी होते हैं, उनके लिए भी हार्मफुल होता है और डेंजरस होते हैं। और यानी कि ये आप देखो कि इसके कारण जो है लो ऑक्सीजन लेवल देखने को मिलता है वाटर में। ठीक है। और लो ऑक्सीजन लेवल देखने को मिलेगा तो इसके कारण ऑब्वियस है कि ऑक्सीजन जो है, जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं तो वो सांस जो लेते हैं, वो ऑक्सीजन जो लेते हैं वो पानी से ही लेते हैं। तो इसलिए पानी में अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो ये बहुत चांसेस होता है कि जो पानी में रहने वाले जीव जंतु है ना वो सांस नहीं ले पाते, जिनके कारण उनकी मृत्यु भी ज़्यादा हो जाती है। अब लेवल ऑफ अमोनिया आपने सुना होगा कि जो यमुना वाटर है उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, 1.8 पार्ट्स पर मिलियन है। तो ये बहुत ज़्यादा माना जाता है, स्टैंडर्ड जो रेट है उससे भी ये बहुत ज़्यादा है। साथ ही इससे आप लोग देखो कि इकोसिस्टम डैमेज होते हैं। एक्सेस अगर नाइट्रोजन है ना तो इसके कारण यूट्रोफिकेशन हो जाता है, यानी कि नाइट्रोजन की एक्सेस बढ़ जाने से इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं यूट्रोफिकेशन या एसिडिफिकेशन भी होता है, जिसके कारण हमारी सेमी जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो यहाँ पे आपकी ख़राब होने लगती है। जैसे कि आप देखो कि नाइट्रोजन लविंग स्पीसीज़ जो है वो बढ़ने लगेंगे, और वो यहाँ पे अगर इस तरीके से बढ़ने लगेंगे तो आप लोग देखो कि ग्रास जैसे लाइकेंस वगैरह जो होते हैं ना, मॉसेस होते हैं जिसको जोंक वगैरह आप लोग कहते हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बढ़ने लगती हैं।
ये तो समझ में आ गया कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस हो रहा है। तो इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैस का ज़्यादा इमिशन हो रहा है, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिससे एयर पॉल्यूशन हो रही है, वाटर पॉल्यूशन हो रही है, इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है। अब हेल्थ सिस्टम में देखें तो कैसे ये अफेक्ट कर रहा है। तो अमोनिया जो है हमारे बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाता है तो वो हमारे स्किन में प्रेजेंट है, आई में प्रेजेंट है, या ओरल कैविटी में प्रेजेंट है, या हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट है ना, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन लिपिड होती है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको ये डैमेज करता है और अल्टीमेटली सेल्यूलर डिस्ट्रक्शंस हो जाता है। यानी कि जो हमारे कोशिकाएं हैं हमारे बॉडी में, वो सेल डिस्ट्रक्शन होने लगते हैं, और सेल अगर डिस्ट्रक्शंस होने लगेगा तो उससे जो है बहुत मल्टीपल टाइप्स की आपको डिजीजेस अटैक कर सकती है। गैसेस अमोनिया की बात करें तो ये अगर दूसरे पॉल्यूटेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एक फाइन पार्टिकल्स जो अमोनिया का सॉल्ट का होता है ना, वो यहाँ पे फॉर्म होता है, जिससे कि हमारे ह्यूमन ब्रीदिंग में हम लोग बेटर तरीके से सांस नहीं ले पाएंगे, और जिससे बहुत तरीके की बीमारी होगी जैसे निमोनिया हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। तो सांस वाली नली में अगर कोई भी तरीके का ये हार्मफुल गैसेस या टॉक्सिक सब्सटेंस अगर इंटर कर जाते हैं ना, तो उसके कारण हमें निमोनिया या फिर अस्थमा होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। अब ये आप सोचिए कि क्या करना चाहिए जिससे कि हम लोग एमोनिया पॉल्यूशंस को चेक कर सकते हैं। कैसे देखिए कि हमारे इन्वायरमेंट में जहाँ पे भी हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे उस इन्वायरमेंट में एमोनिया की पॉल्यूशंस कितनी है। तो सबसे पहला है कि हमारे यहाँ की लॉ और गाइडेंस, यानी कि जो भी गाइडेंस है, जो भी कंजर्वेशंस जो कानून है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे कि जो हार्मफुल वेस्टेज है ना, मेनली जैसे कि एग्रीकल्चर के कचरे आप देखते हो, फर्टिलाइजर्स है, वो सबको डायरेक्टली डंप कर दिया जाता है रिवर में। तो ये नहीं करना है, एक सेफ लेवल मेंटेन करना है अमोनिया का, और वाटर पॉल्यूशंस को भी चेक करते रहना है। पॉलिसी डिसीजंस भी हैं, जैसे आप लोग देखो कि अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स में जो है सब्सिडीज़ दिया जाता है, तो उसको भी स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। यानी कि इस तरीके से सरकार के द्वारा जो है सब्सिडीज़ दी जाती है। इट मीन्स कि मान लीजिए कि जो अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स अगर किसान 100 रुपये में खरीदते हैं, तो सरकार कहती है कि 20 रुपये जो है मैं इसकी तरफ से पेड करूँगा। तो 100 रुपये देते हैं, यानी कि फार्मर्स को कितना देना होता है, 80 रुपये में ये फर्टिलाइजर्स खरीद सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी राहत मिल जाता है फार्मर्स को, उनको लगता है कि उनको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है, सरकार के द्वारा पैसा यहाँ पे मदद कर दिया जा रहा है। तो क्या करना चाहिए कि सरकार को मदद ही नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा कि पूरे 100 रुपये में खरीदना होगा। जब 100 रुपये में खरीदने की बात आएगी ना, तो बहुत से किसान पीछे ही हट जाएंगे, उनको लगेगा कि ये फर्टिलाइज़र बहुत महंगा है, तो इसको छोड़कर दूसरे फर्टिलाइज़र पे वो शिफ्ट होंगे। तो ऐसे फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी नहीं देना चाहिए जिससे हमारी अल्टीमेटली इन्वायरमेंट भी डैमेज हो और हमारा ह्यूमन हेल्थ भी डैमेज हो। ठीक है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें एक बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच की ज़रूरत है, स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग पानी में जो अमोनिया है उसको ट्रीट कर सके, और पानी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनको हम लोग बचा सकेंगे, और जो हेल्थ इफेक्ट इसका एडवर्स हो रहा है उसको भी हम लोग जो है ठीक कर पाएंगे। साथ ही एनिमल डाइट्री मैनेजमेंट भी करने की ज़रूरत है। जो क्रूड प्रोटीन हम लोग देते हैं वो यहाँ पे कम करना चाहिए, और जो प्रोटीन डाइजेशन है वो इम्प्रूव हो पाएगा अगर बेटर तरीके से हम लोग एनिमल की डाइट देंगे, और साथ ही साथ जो नाइट्रोजन एक्सक्रीशंस है वो इससे कम हो पाएगी। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हम लोग प्रोटीन डाइट अगर देंगे तो उससे नाइट्रोजन एक्सक्रीशंस ज़्यादा होगी, तो फिर अगेन जो है हमारे इन्वायरमेंट में जैसे ह्यूमन एक्सक्रीट या फिर जो एनिमल एक्सक्रीट है अगर वो बढ़ जाएगी, तो उसमें अगर अमोनिया की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो अगेन फिर क्या होगा कि इन्वायरमेंट में अमोनिया पॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक बताई जा रही है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन हाँ, वाटर कंटामिनेशन में जो है अमोनिया बहुत ज़्यादा फेमस रहता है, तो उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए। न्यूज़ में क्यों था ये आप लोग समझ गए, और साथ ही साथ फर्टिलाइज़र्स में ये मिला हुआ था, और इसी के कारण जो फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड है वहाँ से अमोनिया गैस लीक हुआ था, इसलिए ये न्यूज़ में था। और अमोनिया की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए, यानी कि इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होना चाहिए। हमारे बॉडी में भी अमोनिया होता है, लेकिन जो हम लोग इस तरीके का अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइज़र्स वाला फूड अगर खाते तो हमारे बॉडी में अमोनिया का कंसनट्रेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में 100 तरीके की बीमारी होंगे। और अगर इन्वायरमेंट में ओपनली एक्सपोज होता है तो उससे हमारी इन्वायरमेंट भी जो है डर्टी हो जाती है। ठीक है। तो क्या करना चाहिए वो भी बातें यहाँ पे बताई जा रही है। आइए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। तो ये होता क्या है, ये आपको कुछ अलग सी चीज़ें यहाँ पे पता चलेगा। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा एक फ्रेश गाइडलाइन ड्राफ्ट किया गया है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट के लिए और हैबिटाट राइट के लिए। यानी कि देखिए, जहाँ जंगल होते हैं ना वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, और मेनली हम लोग वैसे लोगों को ट्राइबल पीपल्स कह देते हैं। ट्राइबल पीपल्स यानी आदिवासी लोग ज़रूर रहते हैं वहाँ पे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं, आदिवासी लोग के साथ साथ कुछ और भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो वो जो जंगल में रहते हैं ना, तो उनको कुछ वहाँ का अधिकार दिया गया है। वो जंगल में रहते हैं तो उनको ये अधिकार दे दिया गया है कि आप लोग जंगल से जो है कुछ चीज़ें आप लोग ले सकते हो, जिससे लगता है कि आप लोग अपने लाइवलीहुड को बेटर तरीके से लीड कर पा रहे हो, अपने जीवन को व्यतीत कर पा रहे हो, जंगलों से कुछ प्राप्त हुए
लकड़ियाँ या फिर कुछ फल फ्रूट्स, ये सारी चीज़ों से आप उसको बेच कर अगर आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं और आप उससे अपनी जीवन अच्छे तरीके से निर्वाह कर पा रहे हो, तो बेटर तरीका है कि आप वो काम करो। साथ ही साथ आप जो है ना, अगर फॉरेस्ट में रह रहे हो, जंगल में रह रहे हो, तो थोड़ा बहुत जंगल को जो है मैनेज भी कीजिए, जंगल को कंजर्व भी कीजिए, जिससे कि जंगल की जो क्वालिटी है वो बर्बाद ना हो, ट्री कवर फॉरेस्ट कवर कम ना हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है, जो जंगल में रहते हैं कम्युनिटी, उनको इस तरीके का फॉरेस्ट राइट दिया गया। अब हम लोग जो अर्बन एरिया, ग्रामीण एरिया में रहते हैं, तो हम लोग को तो फॉरेस्ट राइट नहीं ना दिया जाएगा, हम लोग कैसे कंजर्व करेंगे? हम लोग जहाँ पे भी रहते हैं, हमारा हक वही बनता है कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उस इन्वायरमेंट को हम लोग क्लीन रखें, है कि नहीं? अब जंगल में जाके तो हम लोग क्लीन नहीं रख पाएंगे, तो जंगल को बचाने का सबसे बेसिक तरीका और सबसे बेस्ट तरीका यही है कि वहाँ पे जो आदिवासी लोग रहते हैं और दूसरे कम्युनिटी के लोग रहते हैं ना, उनको वहाँ पे अधिकार दे देना, ठीक है? उनके लिए एक फ्रेश जो है अच्छा खासा गाइडलाइन है, लेकिन अभी कुछ और गाइडलाइन लाया गया है जिसको आप लोग को ऐड ऑन करना है। अगर आप पहले से जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो आपको पूरी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएगा। अब और आकर देखते हैं, जो ट्राइबल पॉपुलेशंस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए, उनको सेफगार्ड प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे एक अलग सी मिनिस्ट्री है जिनको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कहते हैं। उनके द्वारा एक कमेटी बनाया गया और इस कमेटी को एनसी सक्सेना के द्वारा हेड किया गया, और वो यहाँ पे देखे कि कैसे जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है उसको गवर्न किया जा रहा है और कैसे मैनेज किया जा रहा है, जो भी गाइडलाइंस थी अब तक, ठीक है? और बेटर तरीके का एक गाइडलाइंस भी रिकमेंड किया गया जिससे कि एक सस्टेनेबल यूज़ हो सके, यानी कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनकी लाइवलीहुड सिक्योरिटी भी उनको मिल सके, ठीक है? और साथ ही साथ आप देखो 2016 में कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पे प्रिपेयर किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। साथ ही साथ वो जो कंसल्ट किए थे वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ कंसल्ट करके इस तरीके का एक गाइडलाइन बनाए थे। ये गाइडलाइन में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला था, यानी कि गाइडलाइन ऐसा बनाइए ना जो जो जंगलों में रह रहे लोग उनके लिए सहूलियत हो, उनको सही समझ में आए, उनके लिए उनको फ़ायदा हो, ऐसा गाइडलाइन बनाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा गाइडलाइन बनाया गया था कि शायद वहाँ के जो कम्युनिटी लोग रह रहे थे, आदिवासी लोग रह रहे थे, उनको कुछ हद तक सही नहीं लगा, उनको उस गाइडलाइन से फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो काफ़ी क्रिटिसिज्म कर रहे थे। तो उसी को देखते हुए फिर यहाँ पे 2021 में फिर से एक फ्रेश गाइडलाइंस, 2020 में ही ये फ्रेश गाइडलाइंस बनाया गया था। फिर दूसरी कमेटी यहाँ पे हेड किया गया जो कि ऋषिकेश पांडा के द्वारा यहाँ पे थे, और उनके द्वारा एक गाइडलाइन बनाया गया कि कैसे वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, हैबिटाट राइट उनको कैसे यहाँ पे मैनेज किया जा सके, ठीक है? अब देखते हैं कि कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है क्या। एक कानून है हमारे यहाँ जिसको हम लोग कहते हैं स्केड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर्स ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डीलर्स रिकॉग्निशंस ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, और प्यार से इसको हम लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट कहते हैं 2006, ठीक है? जैसे आपका घर का नाम, जैसे आपका स्कूल का बाहर का नाम बहुत लंबा चौड़ा होता है, लेकिन घर के नाम में आपको गोलू मोलू पोलू इस तरीके का प्यार से नाम बुलाते हैं, तो उसी तरीके के कानून का भी प्यार से नाम बुलाने के लिए इसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया जाता है। अब यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट है, यानी कि इसमें जो है रिकॉग्नाइज़ किया जाता है दो तरीके के, यानी दो तरीके का राइट है। एक तो स्केड्यूल्ड ट्राइब को है जो कि यहाँ पे आदिवासी लोग हैं, और कुछ ट्रेडिशनल जो है फॉरेस्ट डीलर रहते हैं, यानी कि बहुत पुराने, अगर उनके एंसेस्टर्स भी जंगल में रहे हैं ना, दूसरे कम्युनिटी के, दूसरे कास्ट के, दूसरे रिलीजन के लोग, अगर उनके एंसेस्टर भी जंगल में रहे हैं तो वो भी जंगल में ही रह रहे हैं, तो उनको कहते हैं कि जो ट्रेडिशनली फॉरेस्ट डीलर्स हैं। और इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स भी यहाँ पे दिया गया है, और जो कुछ कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जैसे कि आप लोग देखो 20-50 लोग जो है एक ही कम्युनिटी के रह रहे हैं, तो उसको भी अलग से उनके लिए यहाँ पे हक दिया गया है। 2006 का जो ये कानून था ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पॉपुलर भी था, माना भी जाता है, अब तक इसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। 2006 में जो है एक फ्रेमवर्क अच्छा खासा प्रोवाइड किया गया था, जिससे कि जो फॉरेस्ट राइट है उसको रिकॉर्ड किया गया था, और जो एविडेंस है नेचर का वो यहाँ पे ज़रूरत था कि जिससे कि हम लोग देख सके कि फॉरेस्ट लैंड को कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जा रहा है। इट मीन्स कि आप समझिए कि जब से 2006 से ये गाइडलाइंस लाया गया था, तब से देखा गया था कि फॉरेस्ट की क्या स्थिति है, और उसके बाद हर एक साल और 2-3 साल में ये इस चीज़ों को हमेशा देखा जाता था कि फॉरेस्ट का जो ज़मीन है उसको कितने अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है, कितने अच्छे तरीके से लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उसको कंजर्व कर रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे लोग जो रह रहे हैं उनको इस तरीके के कानून से फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी देखी गई थी। अब हम लोग यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट्स के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे जो कम्युनिटी राइट है, तो कम्युनिटी राइट्स किनको दिया गया है, क्या डिफाइन करते हैं? तो कम्युनिटी राइट्स जैसे कि निस्तर, निस्तार मीन्स वो सारे लोग जो कि पहले यूज़ होते थे, जैसे कि प्रिंसली स्टेट था हमारे यहाँ, जमींदारी थे, इंटरमीडियरी रिजिम था। इंटरमीडियरी कहने का मतलब है कि जो बिचौलिए होते हैं, वो सारी जो उस समय प्रथा चलती थी, जमींदारी प्रथा चलती थी, जब हमारे यहाँ जो है ना प्रिंसली स्टेट थे, यानी कि 500 से भी ज़्यादा स्टेट्स है। आज के डेट में तो आपको 28 स्टेट राज्य देखने को मिलेंगे, लेकिन जब हमारा भारत ब्रिटिश के अंडर में था ना, तो उस समय हमारे राज्य को प्रिंसली स्टेट कहते थे, ठीक है?
तब से ये कम्युनिटी राइट्स जो है वो चलते आ रहा है। राइट ऑफ ओनरशिप है किस चीज़ का, जो फॉरेस्ट से प्रोड्यूस होते हैं। जंगल से क्या प्रोड्यूस होते हैं, जंगल से आप देखोगे कि कुछ फल है या फिर कुछ जो है आपके बीज वगैरह होते हैं, कुछ आपको जो है लकड़ियाँ वगैरह देखने को मिलेंगे, टहने वगैरह होते हैं। तो ये सारे जो है ना उनके जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का राइट्स है, उस फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो यहाँ पे मतलब कि हक दिया गया है कि उनके ओनरशिप हो सकते हैं। उनको ये हक दिया गया है कि आप कलेक्ट करो, यानी कि इस तरीके का जो है लकड़ी वगैरह आप कलेक्ट कर सकते हो, उसको अपने लिए यूज़ कर सकते हो या फिर आप डिस्पोज कर सकते हो, एक्सपोर्ट करो, मार्केट में लाकर बेचो, उससे पैसा लो। ये सारा काम यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। साथ ही साथ आप देखो दूसरे कम्युनिटी राइट्स भी है जो कि यहाँ पे जैसे कि फ़िश हो गया, अदर यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया जो कि वाटर बॉडीज से मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ों को वो अपने खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मछली बाज़ार में आकर वो बेच सकते हैं। राइट्स में और भी है कि जैसे कम्युनिटी टेन्योर है कि वो कितने साल तक वहाँ पे रहेंगे, जंगल में रहेंगे, या फिर वो कहाँ तक रह रहे हैं, यानी कि वो कम्युनिटी जो है कब से रह रहे हैं और आगे आने वाले सालों में वो कब तक रहेंगे, इस चीज़ का भी वहाँ पे प्रावधान दिया गया था। राइट ऑफ सेटलमेंट है और कन्वर्जन है सारे फॉरेस्ट विलेज का, यानी कि किस तरीके से वो सेटल हो रहे हैं। यानी कि आप देखोगे कि पूरे जंगल में ना गांव भी बसे रहते हैं, ठीक है। तो वो सारे कितने वहाँ पे बसे हुए हैं, अनसर्वेड विलेजेस भी होते हैं, कुछ ऐसे गांव होते हैं जिनको कि सरकार अब तक देखी भी नहीं है, जानी भी नहीं है। तो कुछ ऐसे भी गांव होते हैं जो कि बहुत ही पिछड़ा है, वो इतना आइसोलेट रहते हैं ना कि वो अपना दिनचर्या अपने हिसाब से ही वो चलाते हैं। उनको ना ही पता है कि हमारे हमारे देश में कौन गवर्नमेंट है, हमारे देश में क्या उनके लिए जो है कुछ स्कीम्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो इतना ज़्यादा आइसोलेट होते हैं, ना उनको शिक्षा मिलता है, ना उनको सही एजुकेशन, ना उनको सही हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलती है। तो इस तरीके के भी कुछ अनसर्वेड विलेज भी जो है वो गाँव में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी कि राइट है, उनको हक दिया गया है कि वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं और किसी भी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज को वो मैनेज भी कर सकते हैं और सस्टेनेबल यूज़ के लिए वो कंजर्व कर सकते हैं। सस्टेनेबल यूज़ कहने का क्या मतलब है कि जैसे आज की डेट में आप देखते हो कि फॉरेस्ट है, तभी आप लोग देखो कि जो हमारे यहाँ टेम्परेचर बढ़ती है ना तो वो घट भी जाती है। घटने का क्या मतलब होता है, कैसे कम होता है, कम होने का आज के डेट में आप लोग नॉर्दर्न इंडिया में हो तो चिल फील कर रहे हो, एकदम ठंड फील कर रहे हो। क्यों फील कर रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट क्या करती है ना कि जो एटमॉस्फेयर में जितने कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ना उसको धीरे धीरे सिंक करती है, यानी कि उसको धीरे धीरे अपने में बसा लेती है। और जैसे ही एटमॉस्फेयर में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है ना तो फिर आपको टेम्परेचर अपने आप डाउन देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही ये बढ़ जाता है तो फिर टेम्परेचर अप होते हुए दिखने को मिलता है। तो सस्टेनेबल यूज़ करना, यानी कि अभी जो हमारे यहाँ हमारे धरती में जितने भी जंगल प्रस्तुत है, मतलब कि प्रेजेंट है, वो आगे आने वाले दिन में भी इसी तरीके से प्रेजेंट हो और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है ना वो भी एक बेटर तरीके का इन्वायरमेंट उसको भी मिले, उनको भी मिले जो आने वाली जनरेशन है। तो इस तरीके से हम लोग को इसको यूज़ करना चाहिए। साथ ही साथ आप देखो कि कोई भी स्टेट का कानून है या फिर कोई भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कानून है या फिर ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल है ना, वो सब इस तरीके के राइट, यानी कि जो आदिवासी लोगों का राइट है जो वहाँ पे रह रहे जंगल में, उन सारी चीज़ों को वो एक्सेप्ट भी करते हैं। साथ ही राइट है कि वो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को एक्सेस कर सकते हैं। कम्युनिटी राइट दिया गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी, जैसे कि आप लोग देखो कि सैंडलवुड का जो सैंडलवुड होते हैं, चंदन की लकड़ियाँ होती हैं या फिर शीशम की लकड़ियाँ होती हैं, ये सब जो है ना मार्केट में बहुत बिकती है। तो यानी कि आप लोग समझो कि उस जगह पे अगर कोई ट्राइबल पीपल्स रह रहे हैं जहाँ पे सैंडलवुड का ट्री है, तो वहाँ के अगल बगल अगर लोग रह रहे हैं ना तो यानी कि उनका खुद का ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जैसे कि मान लीजिए कि पहली बार तो कोई कभी ऐसा हुआ होगा ना कि पहली बार किसी ने सैंडल वुड जो है वो काटा होगा, उनका महत्व बताया होगा कि चंदन को लगाने से इतना ज़्यादा जो है निखार आएगा, ये आएगा। और सैंडलवुड की लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी की जाती है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एंड ऑल में। तो कोई तो पहला इंसान होगा ना कि जो इसको इस्तेमाल किया होगा, जो इसको काटा होगा, लकड़ियों को, शीशम की लकड़ियाँ काटी होंगे, तो कोई तो पहला होगा ना। तो इसी तरीके का अगर कोई इनोवेट भी करता है ना तो उसका उस जंगल में जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनको मिलना चाहिए। कहने का मतलब है कि अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके जो है वो प्रॉपर्टी को अर्जित किए हैं। तो इस तरीके की चीज़ जैसे कि हम लोग आम जनता को दिया जाता है कि अगर आपके पास कुछ इनोवेटिव आइडिया है, कुछ ऐसा यूनिक करने का अगर आपके अंदर एक जज्बा है तो आप कीजिए, उसके लिए सरकार आपको प्रेरित करेगी और उसके लिए आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी दर्जा दिया जाएगा। उसी तरीके से ये आदिवासी लोग के लिए भी ये प्रावधान है, इसको भी समझिएगा, ठीक है। कुछ और भी यहाँ पे ट्रेडिशनल राइट है जो कि ये सारे जो जंगल में रहने वाले शेड्यूल ट्राइब्स है ना वो हर एक तरीके से वो यहाँ पे उसका लाभ उठाते हैं।
तो आप देखते हैं कि ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है ना, इससे ग्राम सभा को भी एम्पावर किया गया है कि वो यहाँ पे उनको अथॉरिटी है कि जो प्रोसेस है कि नेचर को कैसे डिटरमाइन करना है, इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट को किस तरीके से और बढ़ाना है, ये सारी चीज़ों का जो प्रोसेस है ना वो यहाँ पे इनिशिएट किया जाता है ग्राम सभा के द्वारा। ठीक है, फर्दर जो है ड्राफ्ट यहाँ पे किया जा रहा है कुछ गाइडलाइन जो कि रिसेंटली रिलीज़ किया गया है, और इसका एम यही है ना कि जो ग्राम सभा होते हैं, जो विलेज को यहाँ पे मॉनिटर करके चलते हैं, उनको यहाँ पे बेटर तरीके से और भी एम्पावर करने की ज़रूरत है। तो आप देख लीजिए कि क्या क्या यहाँ पे ड्राफ्ट गाइडलाइंस यहाँ पे रखा गया है, क्या क्या बनाई गई है गाइडलाइंस। तो सबसे पहला है कि यहाँ पे कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है। ये एक तरीके का एग्जीक्यूटिव आर्म होगा, यानी कि जो ग्राम सभा है वो किस तरीके से यहाँ पे कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट एरिया को मैनेज करेंगे, उसके लिए इस तरीके का यहाँ पे प्रावधान बनाया गया है। इसमें कौन कौन लोग होंगे, तो इसमें 5% से ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे, और एटलीस्ट यहाँ पे 2/3 जो है ना वो यहाँ पे स्केड्यूल्ड ट्राइब्स ही होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए कि 5 मेंबर से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें से भी 2/3 है, यानी कि मेजोरिटी आप समझ सकते हो। देखिए 5th से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 2/3 कहा जा रहा है। इट मीन्स कि आप लोग समझ सकते हो कि 10/3 यानी कि 5 में से 3 पीपल जो है वो आपके स्केड्यूल्ड ट्राइब के होने ही चाहिए। ठीक है, साथ ही फिनेंशियल इंडिपेंडेंस भी है ग्राम सभा को, और इनको फंड वगैरह भी यहाँ पे दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी इनको जो है फंड दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे फर्दर और भी ज़्यादा ग्राम सभा को एम्पावर किया जा रहा है कि वो यहाँ पे कम्युनिटीज़ को, जो कमिटीज़ है ना, उसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं कि कैसे जंगल में रहने वाले जो वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, और जो हमारे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखो कि कैचमेंट एरिया होती है, वाटर सोर्सेज होते हैं, दूसरे बहुत सारे इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया होती है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हमारे लाइफ को लीड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो उन सब के लिए भी जितने भी डिफरेंट कमिटीज़ है उनको भी ये इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पे एम्पावरमेंट रखा गया है। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे उनके पास, ग्राम सभा के पास पावर और ऑथोरिटी है, जो कि यहाँ पे इस कानून के सेक्शन 5 में रखा गया है कि वो यहाँ पे जो भी फॉरेस्ट राइट के होल्डर्स है ना उनकी ड्यूटीज़ के बारे में भी बात कर सकते हैं। साथ ही आप लोग देखो कि यहाँ पे कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी के सामने। किसी भी तरीके का अगर वॉयलेशन होता है, ऐसा लगता है कि इस कानून के किसी भी प्रावधान को तोड़ा जा रहा है, वॉयलेट किया जा रहा है, तो यहाँ पे कंप्लेन रखने का भी, कंप्लेन करने का भी प्रावधान दिया गया है। साथ ही कुछ रूल्स और इश्यूज़ भी यहाँ पे बनाना है, जिससे कि यहाँ पे बेटर तरीके से गवर्नेंस हो, कंजर्वेशन कर सके जो यहाँ पे कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है। यानी कि आप लोग देखो कि जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट की जो कमेटी है उनकी क्या एक्टिविटी है, क्या पावर है, क्या फंक्शन है, उस चीज़ को वो रेगुलेट करे टाइम टू टाइम। और यहाँ पे कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्लान को भी अप्रूव करना या मॉडिफाई करना, ये सारा काम इनको दिया गया है। तो ग्राम सभा को एक बहुत ही अच्छी पावर दी गई है, इस चीज़ को आप समझिएगा। क्यों ये राइट इतना इम्पॉर्टेंट है, अब इसको देखते हैं। राइट इम्पॉर्टेंट होने के पीछे आप लोग समझ ही सकते हो कि जिस थाली में आप लोग खाते हो, एटलीस्ट उस थाली को तो छेद नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। और जिसका नमक खाए है उनके लिए आपको हमेशा से ऑनेस्ट होना चाहिए। तो यही चीज़ कहा गया है कि जंगल में जो लोग रह रहे हैं, एटलीस्ट जंगल को कंजर्व करे, कि जंगल को मैनेज करे, जंगल में सही तरीके से सारे काम हो। नहीं तो पता चला अगर इस तरीके का कानून नहीं होगा ना, तो आज की डेट में लोग इतने ग्रेडी हो गए हैं ना, नीडी तो थे ही नहीं और नीडी तो है ही नहीं, बहुत कम आपको परसेंटेज देखने को मिलेंगे। लेकिन आज की डेट में लोग इतने ग्रेडी हो गए ना कि पूरे जंगल ही साफ कर देंगे वो लोग। तो इसलिए एक कानून बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि जो जंगल में रह रहे हैं उनकी भी लाइवलीहुड सिक्योरिटी मिल सके। अब ऐसा नहीं है कि सरकार पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर दे कि नहीं, आप जंगल का लकड़ी नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप जंगल के जो फल फूल है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। उनकी भी लाइफ की कुछ होनी चाहिए कि जिस चीज़ को वो बेच कर अर्न कर सके, उनका भी कुछ एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट का जरिया होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए भी उनके भी सिक्योरिटी के लिए है। साथ ही आप लोग देखो कि डिसीजन मेकिंग के लिए भी है, और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी कि जो पावर हमारे यहाँ बेहतरीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। देन यहाँ पे आपका पंचायती राज है, फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ है, ग्राम सभा है। तो जो हमारे यहाँ के ग्राम सभा है पंचायती राज के तहत, उनको यहाँ पे पावर देना ज़रूरी है। ठीक है, ट्रस्ट बिल्डिंग हो सके, यानी कि इस तरीके का आप कानून बनाइए ना जिससे कि सरकार और जो लोग हैं ना उनके बीच में एक ट्रस्ट मेंटेन हो सके। साथ ही एक लीगल रिकॉग्निशंस होनी चाहिए, यानी कि जो भी लोग रहते हैं ना उनकी रिकॉग्निशंस तो बनती है भैया। जैसे कम्युनिटी कंजर्वेशन इनिशिएटिव है, तो इस तरीके का इनिशिएटिव लाकर जो है ना एक बेटर तरीके से पता चलता है कि किस एरिया में कैसा कानून है और कैसा काम हो रहा है। ठीक है,
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलता है, बहुत ही तरीके की इश्यूज़ भी देखने को मिलती है। लोग समटाइम्स यहाँ पे बहुत ही क्रिटिसाइज़ करते हैं सरकार के मूव्स को और बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्लेम भी करते हैं। तो सबसे पहला क्या है ना कि यहाँ पे जो बाउंड्री का डिमार्केशन है ना वो बहुत ही घटिया तरीके से है, बहुत ही पुअर आपको देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि पूरा ये जंगल वाला एरिया है, कुछ कम्युनिटी यहाँ रहते हैं, कुछ कम्युनिटी यहाँ रहते हैं, कुछ कम्युनिटी यहाँ रहते हैं। तो इस कम्युनिटी का कितना एरिया है, कितना एरिया के जंगल को वो कंजर्व करेंगे, उससे जो है जितनी भी फल फूल या फिर आपका जो जिस तरीके का लकड़ी वगैरह है वो कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो डिमार्केशन होना चाहिए ना बाउंड्री का, ये सही तरीके से नहीं किया गया, जिससे कि बार बार झड़प होती है, बार बार लड़ाइयाँ होती है और क्लेम का भी रिकॉग्निशन नहीं है। अगर कंप्लेन करते हैं तो उसको भी जो है संज्ञान में नहीं लिया जाता। ये अगेन सेकंड प्रॉब्लम है। लैक ऑफ ओनरशिप है, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखो कि कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट में जो है ओनरशिप जो है उसकी कमी देखने को मिलती है, यानी कि मालिक कौन है इस एरिया का ये देखने को नहीं मिलता है। तो क्या क्या तरीका है जिससे कि हम लोग ये कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हम लोग को टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को बेटर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और प्रॉपर सर्वे हो और जितनी भी जो अनसर्वेड विलेज है उसको भी ढूंढ के निकालने की ज़रूरत है। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं कि अति पिछड़ा जिला है, तो उसी तरीके से एस्पिरेशनल यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशंस को भी ढूंढना चाहिए जो कि एकदम अति पिछड़ा है और जो आज तक नहीं संज्ञान में आया है। और लैंड रिकॉर्ड होना चाहिए। आज के डेट में तो आप लोग देखते हो कि ऑनलाइन पोर्टल्स बनाए जा रहे हैं और एप्लीकेशंस बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि आप लोग महाराष्ट्र में देखो, आंध्र प्रदेश में देखो, तेलंगाना में देखो, जहाँ पे जो लैंड रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन हो रहे हैं। तो ज़मीन का रिकॉर्ड होना चाहिए और मैप बनाना चाहिए प्रॉपर तरीके से, डिमार्केशन करना चाहिए, टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए और जो भी कानून है उसमें अपडेट करना चाहिए। मार्केट एक्सेस भी हो। ऐसा नहीं है कि ये जो माइनर्स ये आपके जो एमएसपी, हाँ यहाँ पे एमएसपी सपोर्ट भी देना चाहिए। जो नॉन टिम्बर यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उसमें एमएसपी यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। इट मीन्स कि अगर इनका टिम्बर जो है वो मार्केट में नहीं बिकता है तो सरकार इनसे एश्योर करे कि वो एक मिनिमम प्राइस में खरीद लेगी। लेकिन ऐसा भी प्रोविज़न नहीं है, लेकिन ऐसा प्रोविज़न करना चाहिए। साथ ही साथ अवेयरनेस हो, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अवेयरनेस फैलाने की, जिससे कि आज के डेट में जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है ना उनकी क्या प्रोविजंस है वो डिटेल उनको पता चले। तो ये सारा चीज़ करने की ज़रूरत है आज की डेट में। इसके अलावा भी आप लोग देख सकते हो कि हैबिटाट राइट के बारे में अगर हम लोग देखें, आप रह रहे हो उस हिसाब से आपके पास क्या हक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये हैबिटाट राइट्स जो इस कानून के तहत यानी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को भी दिया गया है। अब ये पीवीटीजी होते क्या है? ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, यानी कि एक तो आपको ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिलेंगे जो कि नॉर्मल आदिवासी पॉपुलेशन हम लोग कहते हैं, लेकिन इनमें से भी जो दयनीय जिनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है, जिनको बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रहा है, जो शिक्षा के लिए वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको जो है एजुकेशन हेल्थ के लिए कहीं से भी डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल हो पा रहे और उनकी हालत बहुत ख़राब है, यानी कि बहुत गरीब भी है वो लोग, वल्नरेबल स्थिति में है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। तो उनको हम लोग कहते हैं वल्नरेबल ट्राइबल यहाँ पे ग्रुप्स। तो उनको भी यहाँ पे रहने का अधिकार दिया गया है इस कानून के तहत। इस कानून के तहत सेक्शन 3(1)(e) में अगर हम लोग देखें तो राइट्स यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है, जिसमें कि कम्युनिटी टेन्योर्स का हैबिटाट है और कितने यहाँ पे रह सकते हैं जो भी प्रिमिटिव यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स है, तो उनके रहने का भी यहाँ पे रखा गया है प्रोविज़न। FRA में देखें तो ये क्लियर नहीं है कि राइट का नेचर कैसा है, मतलब कि उनको जो हक दिया गया है वो कैसा है, ये क्लियर नहीं है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट के बारे में देखें तो, यानी कि जो मटेरियल नीड्स होती है कम्युनिटीज़ की, जैसे कि उनकी लाइवलीहुड जनरेशंस कैसे चले, यानी कि वो कैसे अर्न करे, कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर बढ़े, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरीके का हक उनको देना। वहीं अगर हैबिटाट राइट्स की बात करें तो इसमें इंटायरली उनका जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस है और जो यहाँ पे उनके उस धरती के साथ जो उनका कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे वो फील कर पाते हैं। यानी कि आज की डेट में आपका जहाँ पे होम टाउन है ना, वहाँ आप जाते हो तो बहुत अच्छा फील करते हो, एक अच्छा तरीके से आप कनेक्टिविटी फील करते हो, चाहे आप बाहर कितने भी किसी शहर में या फिर आप लोग फॉरेन कंट्रीज़ में कितने भी दिन के लिए आप चले जाओ, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो पसंद आएगा वो आपका होम टाउन होगा, चाहे जैसा भी हो, जहाँ पे भी हो, आपको बहुत कनेक्टिविटी फील होगा। तो वहाँ पे आपको हैबिटाट राइट दिया जाता है। लेकिन जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है, यानी कि जहाँ पे भी आप रहते हो, जो जंगल में ये रहने का बात किया जा रहा है, वहाँ पर जो एक कम्युनिटी को राइट दिया जाता है उसको कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट कहते हैं। अब हैबिटाट राइट के लिए क्या यहाँ पे गाइडलाइन रखा गया है? तो सबसे पहले डिफाइन किया गया है कि हैबिटाट कहते किसको है, यानी कि वो जगह जहाँ पे ट्राइबल और दूसरे ट्रेडिशनल जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उनके एंशियंट कनेक्शंस है, जैसे कि आपका जो होम टाउन है ना, वो कनेक्शंस जो है उसको हम लोग हैबिटाट कहते हैं। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे बंडल ऑफ राइट्स है जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो कुछ राइट आप लोग देखो कि उनको ये दिया गया कि उनके जो रिलीजियस और कल्चरल सेरेमनीज़ है वो यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप अपने जो है दीपावली की छुट्टी में घर आते हो, कोई भी और फेस्टिवल है जो कि
आपके होम टाउन की बहुत सबसे फेवरेट और बेस्ट होती है, तो उसमें आप लोग अपने होम टाउन आते हो। तो ये क्या होता है कि आप लोग अपने कल्चर सेरेमनीज़ या फिर कुछ जो है आपके कस्टमरी जो रिलीजियस सेरेमनीज़ है वो आप लोग वहाँ पे सेलिब्रेट करते हो। साथ ही जो नेचुरल एंटिटीज़ है, जैसे आपके भी घर के अगल बगल जो भी नेचुरल एंटिटीज़ है उसको आप लोग को सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, इस तरीके का अधिकार है। साथ ही जो रिलीजियस और जो स्पिरिचुअल पर्पसेस है, जैसे सैक्रेड ग्रुप्स है, बहुत ही पवित्र तरीके का जो है वो ग्रुप्स होता है। जैसे आप लोग की भी तरफ जो है बहुत पवित्र टेम्पल होंगे, बहुत पवित्र आप लोग की ट्रीज़ मानी जाती है जिसकी पूजा की जाती है, तो वो सारी चीज़ों को भी कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना। साथ ही जो ट्रेडिशनल कल्टीवेशन सिस्टम है उसको भी प्रैक्टिस करना, जिससे कि लोगों की जो दिनचर्या है वो बेटर तरीके से गुजरे। साथ ही हैबिटाट राइट में क्या नहीं होता है, तो ट्रेडिशनल राइट्स नहीं होता है। यानी कि पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे, जानवरों को मार कर जो है उनको खाते थे, साथ ही उनको ट्रैप करते थे और उनके बॉडी के पार्ट्स को निकाल कर बेचते थे। तो वो सारी चीज़ें जो है ना आज की डेट में आपको नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि ये हैबिटाट राइट में इंक्लूड नहीं है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये पूरी तरीके से समझ में आई होगी कि क्या हैबिटाट राइट होता है, क्या यहाँ पे कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट होता है। हमारे यहाँ जो कानून है फॉरेस्ट राइट एक्ट, उसके बारे में भी समझ में आया होगा। क्या यहाँ पे लूपहोल था जिसकी वजह से अब न्यू कानून बनाना पड़ रहा है। कानून न्यू है नहीं है, गाइडलाइंस न्यू है, तो इसके बारे में देखने को मिला, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने एक एक बार देखी, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, इसकी तरफ जो यहाँ पे कानून है उसके बारे में देखे, किस तरीके से ग्राम सभा को यहाँ पे एम्पावर नहीं किया गया था। तो दूसरी बार जो यहाँ पे गाइडलाइंस है उसमें ग्राम सभा को एम्पावर किया गया है, जिससे कि हमारे डिसेंट्रलाइजेशन का जो यहाँ पे मोटिव है वो पूरा हो पाएगा, लोगों को बेटर तरीके से मॉनिटर किया जाएगा। एक अथॉरिटी तो होना चाहिए ना जो सारी चीज़ों को देखे। साथ ही साथ लोगों को जिस तरीके की यहाँ पे परेशानी है उसकी कंप्लेन सुनी जाएगी। पहले तो कंप्लेन को क्लेम भी नहीं किया जाता था, अब यहाँ पे सुना जाएगा। और इस तरीके का राइट क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी देखें, क्या परेशानियाँ हैं ये भी देखें, किस तरीके से हम लोग स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ भी हम लोग ने देख लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कि वाटर चैलेंजेस जो एग्रीकल्चर में है उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। एक अगेन बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यहाँ पे लाई गई है, तो उसको हम लोग कल डिटेल में यहाँ पे रीड करेंगे, क्योंकि ये भी अगेन बहुत लेंथी आर्टिकल है। अभी स्टार्ट करूँगी तो फिर यहाँ पे टाइम एक्सीड हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही। बाकी आपको अगर लेसन अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए। और नेक्स्ट भी कल भी आप लोग 4 बजे यहाँ पे देखना चाहते हो, शार्प आपको 4 PM में यहाँ पे लेसन देखने को मिलता है करेंट अफेयर्स का। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो, जिससे कि आपका कोई भी लेसन मिस नहीं होगा, ठीक है। हर दिन आपको मिलेगा, जिस दिन नहीं आएगा तो भी आपको पता चल जाएगा। कभी और भी मैं बिज़ी रहती हूँ तो 4 बजे नहीं अपलोड कर पाती हूँ, तो किसी और टाइम में अपलोड कर देती हूँ, रात में भी, तो उस समय भी आप लोग को दिख जाता है लेसन, अगर आप लोग सब्सक्राइब किए रहते हो। साथ ही आप लोग को और भी कोई सजेशंस देना है कि कोई किसी और तरीके की मैं इंप्रूवमेंट करूँ, कुछ और यहाँ पे आप लोग को लेसन में ऐड ऑन चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। और एक काम बस आप लोग को करना है कि आप लोग इसको शेयर कीजिए, जितनी भी आप लोग सोशल मीडिया में कहीं पर भी कनेक्ट हो तो वहाँ पर आप लोग शेयर किया कीजिए, जिससे क्या होता है कि और भी बच्चों को जो है इस तरीके का हेल्प मिल पाएगा, जैसे आज की डेट में आपको हेल्प मिल पा रहा है। तो बस यही है। चलिए आज के लिए बस इतनी, कल मिलते हैं। थैंक यू।